एवरीवन। इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पहला मेथड सीखेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछली दो वीडियो में हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझा था और उसमें हमने ये भी देखा था कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जिससे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते वक्त हमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट पहले से पता हो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम मेथड देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप देखेंगे कि गुडविल हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट समझेंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, सिंपल प्रॉफिट मेथड में हम नॉर्मल प्रॉफिट्स देखते हैं कि कंपनी कितने कुछ ईयर्स ले लेते हैं, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, उसमें कितना वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है जो हमारा बिजनेस है। फिर वो प्रॉफिट्स को हम जितने भी वर्ष के प्रॉफिट हैं, 3 ईयर्स हैं, 4 ईयर्स है, 5 ईयर्स हैं, उनका हम टोटल कर लेते हैं और उसका हम औसत निकाल लेते हैं, एवरेज। अगर 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 वर्ष से भाग कर देंगे। 3 वर्ष का टोटल है, 3 वर्ष का प्रॉफिट है तो हम 3 वर्ष से उसको डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट जितने वर्ष का भी होगा उतने वर्ष से वो डिवाइड कर दिए जाएंगे टोटल को, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। फिर उस एवरेज प्रॉफिट को हम गुडविल निकालने के लिए गुणा करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट जो है मेंटेन रहेगा 3 ईयर्स के लिए या 4 ईयर्स के लिए या 5 ईयर्स के लिए। तो जैसा भी प्रश्न में दिया होता है, क्वेश्चन में जैसा भी दिया होगा, 3 ईयर्स दिया होगा तो 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 ईयर्स होगा तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 ईयर्स होगा तो 5 ईयर्स से गुणा कर देंगे। जो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा, तो हमारी गुडविल निकल कर आ जाएगी। जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हम गुणा करेंगे उसका मतलब ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट्स आफ्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप। क्योंकि हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गुडविल हम तभी कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई कंपनी बदल रही होती है, कोई खरीद रहा होता है, ओनरशिप बदल रही होती है, तो हम जितने ईयर्स भी प्रश्न में दिए होगा उतने प्रश्न से हम गुणा कर देते हैं। When a running business is purchased, the purchaser has to pay an amount for goodwill for being in the position to earn profit in the initial years of business. हम ये मानते हैं कि गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हम दूसरा बिजनेस खरीद रहे हैं, तो वो पहले से ही सेटल बिजनेस है, अच्छा खासा चल रहा है, तो हमें ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं होगी। अगर हम पूरा नया बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो एकदम तो प्रॉफिट होते नहीं है बिजनेस में, समय के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो जब हम रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, चलता हुआ बिजनेस, चालू बिजनेस खरीद रहे हैं किसी का, तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है जिसको हम गुडविल कहते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही फिर उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो प्रॉफिट हमारा आता है, हमारी जो सेल्स होती है, बिक्री होती है, उसमें से हम, या जो और कोई फायदा होता है उसमें से हम खर्चे अपने माइनस कर देते हैं। खर्चे हैं या नुकसान हुआ है वो हम एक्सपेंसेस या लॉसेस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, कुछ एबनॉर्मल इनकम हुई हो या एबनॉर्मल खर्चे हुए हों या नुकसान हुआ हो, उनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल बिजनेस चलाना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हमें एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल गेन्स या एबनॉर्मल लॉसेस को हमें ध्यान में नहीं देना है। तो अगर हमारा प्रॉफिट आया हुआ है, नेट कुल शुद्ध लाभ जो हमारा आता है, जो आपने पढ़ा होगा पहले, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो उसमें नेट प्रॉफिट आता है, शुद्ध लाभ जो आता है। तो ये शुद्ध लाभ आता है तो उसमें जो भी खर्चे माइनस हुए होंगे उसके बाद निकल कर आता है। लेकिन अगर उसमें कुछ एबनॉर्मल लॉसेस, नुकसान हुआ है, एबनॉर्मल मीन्स कुछ अलग जो बिजनेस में नॉर्मली सामान्य नहीं होते, असामान्य कोई नुकसान हुआ है और आपने उसमें खर्चों में, नुकसानों में दिखा दिया है, तो उसको हम यहाँ पर वापस ऐड जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि उसका इफेक्ट ना हो। इसी तरह से कुछ हमें फायदा हुआ हो, असामान्य कोई फायदा हुआ है, वो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो इसलिए उस प्रॉफिट को वहां से हटा दिया जाता है। इसी तरह से असामान्य एक्सपेंसेस हुए हों हमारे कुछ, तो वो भी हटा दिए जाते हैं। ऐसी नॉर्मल एक्सपेंस अगर पहले से माइनस नहीं करे हैं तो अब हम माइनस कर देंगे, नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर पहले छूट गए हैं।
ऐसी नॉर्मल इनकम अगर पहले ऐड नहीं करे गए हैं तो सामान्य आय है या सामान्य एक्सपेंसेस हैं वो हम ऐड और लेस कर देते हैं। और एक हम माइनस करते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, कि जो ओनर है ये माना जाता है ओनर भी पूरा समय अपने बिजनेस में दे रहा है तो उसके एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है वो भी हम खर्चों में माइनस करेंगे। तो ये सब माइनस कर देंगे तो फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल कर आ जाएगा, या इसको हम कहेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये स्टेप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पहला स्टेप है। दूसरा है कैलकुलेट द टोटल ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर इस तरह का जो हमने कैलकुलेशन करी है 3 साल के लिए करना है या 4 साल के लिए करना है तो 3 या 4 साल का टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे अगले सी पॉइंट में। तो जो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स आया है 5 साल का आया तो हम नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे इसको, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स अगर 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष का टोटल आ गया और 5 वर्ष से उसको 5 से भाग या डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो जो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल कर आया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द परचेज इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में गिवन होगा 3 वर्ष से गुणा करना है, 4 वर्ष से या 5 वर्ष से, तो उससे एवरेज प्रॉफिट को गुणा कर देंगे तो गुडविल निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इसके देखिए 4 स्टेप भी मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिए हैं कि हमें पास्ट प्रॉफिट्स देखने हैं, उसके बाद कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर मेकिंग द पास्ट एडजस्टमेंट्स। पिछली एडजस्टमेंट्स जो मैंने बताई थी एबनॉर्मल चीज़ें हम हटा देते हैं, वो एडजस्ट कर लेंगे। फिर एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा जो पास्ट एडजस्टेड है, एवरेज निकाल लेंगे और लास्ट में हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो ये 4 स्टेप के द्वारा हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा। नेक्स्ट मेथड हमारा इसमें आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये भी बहुत सिंपल मेथड है, ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है सिंपल एवरेज प्रॉफिट का। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हर वर्ष का प्रॉफिट को हम उसके रिस्पेक्टिव वेट से गुणा कर दिया जाता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चन में दिया होता है और उनको हम फिर जो पहले वर्ष का प्रॉफिट है उसे 1 से गुणा कर देंगे, दूसरे वर्ष को 2 से, तीसरे वर्ष के प्रॉफिट को 3 से, चौथे वर्ष को 4 से, पांचवें वर्ष के 5 से, ऐसी इस तरह से गुणा करते हुए जाएंगे और जो गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम टोटल कर लेंगे और उस टोटल को हम जितने वेट्स बैठे हैं 1 2 3 4 5 लिखा है तो इन पांचों 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन सबको जोड़ लेंगे और हम डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और फिर उसी तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम गुणा कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो गुडविल हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए मेथड दोबारा बता दिए मैंने। कैलकुलेट द प्रॉफिट्स फॉर ईच गिवन ईयर्स, कई वर्षों के जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सब जोड़ लिए जाएंगे, लिख लिए जाएंगे अलग अलग, उनको वेट्स दे दिए जाएंगे 1 2 3 4 5, आपस में गुणा कर दिया जाएगा सबको और फिर उन प्रॉफिट को हम टोटल वेट्स से डिवाइड कर दिया जाएगा तो एवरेज वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा। फिर हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से और फिर लास्ट में गुडविल निकल जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को गुणा कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो ये थोड़ी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अब हम इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिससे कि ये कंसेप्ट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही आते हैं, तो हम अब वो करने की कोशिश करते हैं तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए और जिससे कि मैं अब क्वेश्चन आंसर निकालूंगा तो ये क्वेश्चन हट जाएगा, तो इसलिए आप पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं सुधीर लिमिटेड ने के व्यवसाय के संबंध में कुछ सूचनाएं देखिए उपलब्ध हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि इनका
3 वर्षों का क्वेश्चन दिया गया है, 2012, 2013 और 2014। इसमें तीनों वर्षों में कुछ लाभ हुआ है इन्हें, और कुछ इसमें इन्होंने, जैसे हमने पहले भी थ्योरी में देखा था, कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या इनकम को इन्होंने ऐड और लेस किया हुआ है, तो उसको हमें हटाना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो किस तरह से हम करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पहले आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम आंसर करेंगे इसका। तो आप देखें 2012 है, 2013 और 2014। इनके शुरू में देखिए प्रॉफिट्स 2012 के 40,000 हैं, फिर अगले साल 50,000 हैं, फिर 60,000 हैं। तो हम प्रॉफिट्स लिख लेते हैं, तीनों वर्षों के लिख लेते हैं, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये और 60,000 रुपये। सेकंड पॉइंट में दिख रहा है नॉन रिकरिंग इनकम, कुछ ऐसी इनकम जो हर वर्ष नहीं होती हैं, यानी कि वो एबनॉर्मल हैं, असामान्य हैं, वो प्रॉफिट 2013 के प्रॉफिट में इंक्लूड हैं। ऐसा लिख रहा है इसमें 2013 के लाभ में बार बार ना होने वाली 4,000 रुपये की आय शामिल है। तो बार बार तो नहीं होगी, ये एक बार ही हुआ है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, इसलिए इस लाभ को हम इसमें से हटा देते हैं। तो जो 4,000 रुपये हैं उसको हम इसमें से हटा देंगे, माइनस कर देंगे नॉन रिकरिंग, क्योंकि उसमें जुड़ा हुआ है, ये नॉन रिकरिंग इनकम है 2013 में, तो ये 4,000 रुपये इसमें से हमने ये हटा दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे प्रॉफिट 2012 का लाभ में 6,000 कम हो गए हैं, क्योंकि माल आग से नष्ट हो गया था, यानी कि आग लग गई थी, इसलिए इनका नुकसान हो गया 6,000 रुपये का, और वो इन्होंने लाभ कम कर दिया। तो आग हर वर्ष तो लगेगी नहीं, इसलिए इस आग के नुकसान को हम नहीं मानेंगे, तो इसको भी हटा दें। तो अगर हम इसको नहीं लिखते तो हमारा लाभ ज़्यादा होता, तो हम अब ज़्यादा कर देंगे, ऐड कर देंगे गुड्स डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड मीन्स आग में नष्ट हो गए। बाई फायर, तो 6,000 रुपये कौन से वर्ष की बात है, देखिए 2012 की, तो इसमें से ये 6,000 रुपये हमने वापस जोड़ दिए। ठीक, अगला पॉइंट पढ़िए। द इंश्योरेंस रीजनेबल रेम्यूनरेशन हमें भी देना है। और देखिए पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ 2014 में 5,000 रुपये इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट के हैं। तो इसमें इनकम हुई है, आय हुई है, जो हर वर्ष नहीं होगी, तो इसलिए 2014 का इनकम इन्वेस्टमेंट हम हटा देते हैं, क्योंकि इसमें आय शामिल है और इन्वेस्टमेंट हमें अपने बिजनेस में करना है, तो बाहर कहीं इन्होंने कर रखा होगा, तो वो हटा देते हैं, माइनस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये 2014 की बात है, तो ये 5,000 रुपये हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब आप देखेंगे ये लाइन हम बंद कर देते हैं, 40 में 6 जोड़ लेते हैं तो ये 46 हो गए, 50 में से 4 गए तो भी 46 बचे, 60 में से 5,000 माइनस कर दिए तो 55,000 बचे। ठीक है, ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया, कि प्रॉफिट हमने सही कर लिया, एडजस्ट कर लिया, जो एबनॉर्मल चीज़ें थी वो हमने इग्नोर कर दी। तो हमारा टोटल प्रॉफिट तीनों वर्षों का देखें अगर आप, तो कितना हो जाएगा, 46,000 प्लस दूसरे साल का 46,000 प्लस तीसरे साल का 55,000, ये हो गया आपका 1,47,000 रुपये। फिर हमें निकालना होता है, थ्योरी हमने देखिए भी पढ़ी थी, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये जो टोटल प्रॉफिट है इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का भी आपका प्रॉफिट है, यानी कि टोटल प्रॉफिट है आपका 1,47,000 और ईयर्स कितने हैं 1, 2, 3, 3 वर्षों का क्वेश्चन है, 3 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो ये हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगी 49,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 49,000। अब हम एवरेज प्रॉफिट में से कुछ और आइटम लेस करेंगे। देखिए अभी 49,000 है ये। इसमें देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है, एक पॉइंट देखिए ऊपर देखें कि माल का बीमा नहीं कराया गया है, क्योंकि आग लगी थी और बीमा नहीं कराया गया तो नुकसान हो गया था। लेकिन लिख रहा है परंतु भविष्य में इसके बीमा कराने का विचार है। भविष्य में कराएंगे और बीमा प्रीमियम 400 रुपये प्रति वर्ष का अनुमान है, यानी कि प्रति वर्ष 400 रुपये का ये प्रीमियम देंगे कि अगर कोई आग वगैरह लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिल सके। तो इसलिए अब क्योंकि हर वर्ष कराएंगे तो आगे के खर्चे बढ़ जाएंगे, तो आगे खर्चे बढ़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो देखिए हम माइनस कर देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस का प्रीमियम इसमें से माइनस हो जाएगा, कितने रुपए? 400 रुपये। तो ये माइनस हो गए। और एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन होता है, प्रोपराइटर का रेम्यूनरेशन, प्रोपराइटर रेम्यूनरेशन। ये मानते हैं कि जो मालिक होता है वो भी दुकान पर बैठता है तो उसका भी एक इनकम होनी चाहिए, सैलरी होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस 6,000 पर ईयर, 6,000 रुपये है। तो ये 6,000 रुपये ये भी माइनस हो गए। तो टोटल मिला के आपके 6,400 रुपये कम हो जाएंगे 49 में से, तो बचेंगे आपके 42,600 रुपये। अब हम अपना गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकालेंगे, ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया 42,600, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। वर्ष दे रखे होंगे क्वेश्चन में, देखिए लिख रहा है यहाँ पे गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना के लिए 2 वर्ष का करना है, यानी कि 2 ईयर परचेज। ये लिख रहा है देखिए 2 ईयर परचेज, तो 2 वर्ष से ये मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा ₹85,200। देख सकते हैं। तो ये गुडविल निकल कर आ गई हमारी 42,600 गुणा 2, 85,200। तो ये गुडविल की वैल्यूएशन हो गई इस बिज़नेस के लिए 85,200। इस तरह से ये हमें क्वेश्चन करना है। आप इसे दोबारा करिए, तिबारा करिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन हो गया ये। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देख लें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए जिससे कि आपको फिर ये हट जाए, तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे आप आबास और साझेदार फर्म हैं, जिनका साझेदार फर्म होती है जिसमें साझेदार होते हैं, 3 पार्टनर हैं। ये तीनों का रेशियो भी है लाभ का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2, 2 और 1 का, यानी कि ये 2 हिस्सा लेगा, ये 2 हिस्सा लेगा, ये 1 हिस्सा लेगा। फिर ये लिखा हुआ है कि उनकी अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तो ख्याति निकाली जाएगी और ये 4 वर्षों की खरीद के आधार पर की जानी है। इनमें एक सा पार्टनर जो है वो 30 जून 2014 को अवकाश ग्रहण करता है। अब उसके ख्याति के हिसाब से उसकी राशि की गणना हमें करनी है कि उसको कितना हिस्सा मिलेगा। और हमें देखिए 7 वर्षों के शुद्ध लाभ दिए गए हैं, 1 वर्ष, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ष का हमें प्रॉफिट दे रखा है। तो हम 7 वर्ष के हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे कि 7 वर्षों का प्रॉफिट देखेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। तो आप देखें पहले वर्ष आंसर करते हैं। अब हम क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। तो ये वर्ष है आपका पहला 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 7 वर्ष हो गए। प्रॉफिट है पहले वर्ष का 32,000, फिर 40,000, फिर 72,000, 64,000, 32,000, 80,000 और 72,000।
इनको सबको हम जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3,92,000। ये आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। फिर हम क्या निकालते हैं, मैंने आपको बताया था हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, 7 वर्षों का है तो 3,92,000 को 7 वर्ष से भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 56,000 रुपीज़। तो प्रति वर्ष यानी कि औसत लाभ हो गया 56,000 रुपये। अब हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल मैंने आपको बता रखा है, जितने वर्ष क्वेश्चन में दिए होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुडविल के लिए 56,000 का ये एवरेज प्रॉफिट है, इसे गुणा करेंगे। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कितने वर्षों के लिए कह रहा है। लिख रहा है देखिए, शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 4 ईयर परचेज। 4 वर्ष लिख रहा है, देखें आप हिंदी में भी देख सकते हैं, 4 वर्षों की खरीद के आधार पर। तो देखिए 4 वर्ष लिख रहे हैं ये ऊपर, 4 वर्षों के हिसाब से, तो 4 से ये गुणा कर दिया जाएगा। तो गुडविल आ गई 2,24,000 रुपये। तो पूरे फर्म की गुडविल आई है, ये साझेदार फर्म है, पूरी गुडविल आ गई 2,24,000। इसमें जो सी पार्टनर है, सा पार्टनर है, वो छोड़कर जा रहा है, तो उसका हिस्सा कितना होगा। तो इनका रेशियो ए पार्टनर था, बी पार्टनर था और सी पार्टनर था, तो 2:2:1 था। ये वाला आदमी रिटायर हो रहा है सी, तो इसका हिस्सा है, देखिए पहले वाले का हिस्सा 2/5, 2 लिखते हैं और इन सबको जोड़ लेते हैं, 2, 2, 4 और 1, 5। इसका भी 2/5 और इसका 1/5। 5 का मतलब होता है इन सबको जोड़ लो, 2, 2, 4 और 1, 5। तो यानी कि 1/5 हिस्सा है सी का जो जा रहा है छोड़कर। तो गुडविल में भी उसका 1/5 ही हिस्सा होगा। तो हम लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यू टू सी। सी को कितना मिलेगा, 1/5 किसका, जो गुडविल है पूरी 2,24,000। तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल कर 44,000 रुपये। ये रुपये का साइन होता है, रुपये 44,000 रुपये सी की गुडविल निकल कर आ गई, जो यहाँ से साझेदार फर्म को छोड़कर जाना चाहता है। इस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बड़ा है थोड़ा, इसलिए इसको आराम से कॉपी करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसको कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को आराम से, उसके बाद ही इसको सॉल्यूशन को करिएगा। ऊपर देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ से ये हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पी लिमिटेड कंपनी है इनकी, जिसमें श्री सी हैं जो व्यापार करते हैं, प्रस्तावित है इनका। इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन विगत 4 वर्षों के भारित औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय, 3 वर्षों से लास्ट में गुणा करेंगे जैसा भी हमने करा था पिछले प्रश्न में, आधार पर किए जाने की सहमति हुई है। गणना हेतु प्रयुक्त होने वाले भार निम्नानुसार है। ये देखिए भार दे रखा है, वेट दे रखा है, ये वेटेड एवरेज हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वेटेड एवरेज के हिसाब से क्वेश्चन करना है। कुछ चीज़ें हमें एडजस्ट भी करनी है, प्रॉफिट लॉस में से जो लाभ हुआ है उसमें कुछ चीज़ें एडजस्ट भी करनी है और उसमें वेट भी असाइन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिएगा। वेट दे रखे हैं, देखिए 3 वर्ष का, यहाँ पर 1 दे रखा है, 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। 4 वर्ष का ये हमें लाभ दिया होगा, तो उसके 4 वेट भार दे रखा है। तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है। 4 वर्षों का लाभ भी दे रखा है, देखिए 1,01,000, दूसरे का 1,24,000, फिर 1,00,000 और फिर 1,50,000 ये लाभ दे रखा है। लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशंस हुई हैं जो ध्यान में नहीं दी गई हैं, वो हम नीचे या बा सा जो दे रखा है इसमें हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ जो गड़बड़ है तो उन्हें हम सही कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हम आंसर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। तो पहले हम कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये हमें सॉल्व करना है।
पहले ईयर लिखेंगे हम, देखिए ईयर लिखा जाएगा सबसे पहले। ईयर में आप देखेंगे कि हम पहले 2010-11 की बात कर रहे हैं, 2010-11। इसमें इनका नेट प्रॉफिट जो हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है पहले वर्ष का प्रॉफिट, आपने जो क्वेश्चन कॉपी करा देख सकते हैं, उसमें 1,01,000 रुपये है प्रॉफिट, 1,01,000 रुपये। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे दोबारा से तो इसमें लिख रहा है, देखिए एक सा पॉइंट देखें पहले आप, ये सा पॉइंट है, ख्याति के मूल्यांकन हेतु प्रबंधकीय लागतों का वार्षिक भार 24,000 रुपये माना गया। यानी कि प्रति वर्ष मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आपके होंगे, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये प्रबंधन के खर्चे हैं, तो 24,000 माने गए हैं जो प्रति वर्ष होंगे। तो अगर 24,000 खर्च होंगे तो प्रति वर्ष 24,000 से लाभ हमारा कम हो जाएगा। तो हम इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, ₹24,000 रुपये इसमें से हमने कम कर दिए। तो ये वर्ष कंप्लीट हो गया, तो ये वैल्यू इसकी बची 77,000। ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, क्योंकि कुछ प्रॉफिट हमें एडजस्ट करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट 77,000। फिर मैंने बताया था हमें उनको वेट भी देना है, पहले वर्ष का वेट 1 था तो 1 लिख दिया, और इनको मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो प्रोडक्ट, तो 77,000 गुणा 1 77,000 आ गया। ये एक वर्ष की बात हो गई। अब आ गए हम 2011 और 12 में। यहाँ पर भी देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, दूसरे वर्ष में नेट प्रॉफिट है आपका 1,24,000। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे हमें। तो ये कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट तो प्रति वर्ष है, तो ये तो माइनस होना ही है हर वर्ष, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट 24,000, तो ये माइनस होंगे। फिर एक क्वेश्चन में पॉइंट आया था, बा पॉइंट पढ़िएगा क्वेश्चन में, देखिए बा पॉइंट, वर्ष 2011-12 का हम कर रहे हैं। वर्ष 2011-12 का अंतिम स्कंद यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है 12,000 से अधिक मूल्यांकित था, यानी कि 12,000 क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिया गया, ओवर वैल्यूएशन हो गया, इसका अधिक मूल्यांकित हो गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो इनकम साइड में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा होगा, हम क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। अब तो खैर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो आप जानते होंगे कि ये इनकम साइड के हो गए, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया है, अधिक हो गया है, ओवर वैल्यूशन होता है। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कम करना पड़ेगा, इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट, यानी कि ओवर वैल्यूएशन हो गया, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो ये हम माइनस कर लेते हैं 12,000 रुपये, और इसको हम लाइन को बंद कर देते हैं। तो 1,24,000 में 24,000 घटाना है और 12,000 घटाना है, तो 1,24,000 में ये 36,000 आप माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा प्रॉफिट 88,000, और इसको हमने वेट दे दिया 2, क्वेश्चन में 2 लिख रहा था, और इसको गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 1,76,000 रुपये का प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब हम आ गए 2012 और 13 में। यहाँ का अब नेट प्रॉफिट देखेंगे,
तीसरे वर्ष का नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे तो 1,00,000 रुपए दे रखा है। इसमें से कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधीय खर्चे जो हैं वो हर प्रतिवर्ष माइनस करने हैं। तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट हमने माइनस कर दिया 24,000, जैसे पिछले वर्षों में करा है, ये 24,000 माइनस हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। अब समझने की बात है, जब ये क्लोजिंग स्टॉक अधिक हो गया था तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक अंतिम रहतिया होता है वो अगले वर्ष ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, क्योंकि इस वर्ष जो बच गया वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जब ओपनिंग बच गया, जब क्लोजिंग बढ़ा हुआ था, तो इस वर्ष का अगले वर्ष का ओपनिंग भी ज़्यादा होगा। ओपनिंग जो होता है वो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देखा होगा, तो वो डेबिट साइड में होता है, नहीं खर्चों के साइड में। तो इस वर्ष 12-13 का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हमें उस प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये खुद ही समझना है हमें, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि जब एक वर्ष का क्लोजिंग बढ़ा हुआ है स्टॉक तो अगले वर्ष वो ओपनिंग बन जाएगा, तो ओपनिंग भी बढ़ा हुआ होगा, तो वो हम हटा देते हैं और इसमें यानी कि प्रॉफिट बढ़ा देते हैं 12,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी 12 था तो अगले वर्ष ये 12,000 हो गया। आप देख सकते हैं ये 12 था तो यह प्लस हो गया इस वर्ष। अगला पॉइंट देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन आपको। यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम 12-13 की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है ये क्वेश्चन में, 1 दिसंबर 2012 को प्लांट की व्यापक मरम्मत कराई गई थी, रिपेयर कराई गई थी, जिस पर 30,000 रुपये की लागत आई थी। रिपेयर कराते हैं, मशीन ख़राब हो जाती हैं, प्लांट मशीनरी, तो उसकी रिपेयर कराई गई और 30,000 रुपये का खर्चा उसमें आया, परंतु उक्त व्यय आयगत लेखों में प्रविष्ट कर दिया गया। ख्याति की गणना हेतु उक्त व्यय का पूंजीकरण ह्रासमान आधिक्य पद्धति द्वारा 10% वार्षिक अवक्षय होगा, यानी कि मूल्य ह्रास होगा, डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। समायोजित करने के बाद करने की सहमति हुई। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रिपेयर कराई गई इसको कैपिटलाइज्ड करना है, यानी कि प्लांट की कीमत बढ़ जाती है। तो ये जो रिपेयर हमने कराया है तो खर्चा हुआ तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन हमें इसे खर्चा नहीं मानना है, इसको पूंजीगत खर्चा माना जाएगा, तो ये कैपिटल में दिखाया जाएगा, तो एसेट्स की कीमत बढ़ जाती है। तो इसलिए अब हम इसको प्रॉफिट में से घटा देते हैं, यानी कि प्रॉफिट में से हटा देंगे, क्योंकि ये खर्चा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, अगर खर्चा हटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करें, प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं, तो प्लस रिपेयर एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पहले माइनस कर चुके हैं, खर्चा हो गया था ये। रिपेयर एक्सपेंसेस 30,000 रुपये हमने इसमें प्रॉफिट में जोड़ दिए, वापस कर दिया, क्योंकि पहले खर्चा हो गया था तो कम हो गया, इसलिए इस खर्चे को नहीं मानना है, तो हमने इसको हटा दिया, क्योंकि इसको कैपिटलाइज्ड करना है, प्लांट एंड मशीनरी की कीमत बढ़ानी है, क्योंकि रिपेयर कर दिया तो प्लांट की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि अब ये 30,000 रुपये इसमें बढ़ गए हैं, कैपिटल प्लांट मशीनरी बढ़ गई है, तो उसका डेप्रीशिएशन ह्रास भी बढ़ जाएगा, तो 30,000 रुपये हमें ह्रास भी लगाना है। लेकिन ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, क्वेश्चन में आप दोबारा देखेंगे तो ये कितने वर्ष में दे रखा है, देखिए 1 दिसंबर की बात है ये, 1 दिसंबर 2012, हमारा वर्ष खत्म होता है मार्च को, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने ये पहले ये खर्चा हुआ, तो ह्रास जो लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो केवल 4 महीने का हम कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% के हिसाब से लगाना है, 10% दे रखा है, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस से, कि हर वर्ष कीमत कम होती है तो हम कम वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो रिपेयर जो हुआ है 30,000 वो तो हो गया, लेकिन अब इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाता है, डेप्रिसिएशन 10% लगाना है 30,000 का, तो 10 गुणा 30/100, लेकिन 4 महीने का लगाना है, 4/12 कर दिया हमने, कि 12 महीने होते हैं तो 4 महीने का कितना होगा। और इसको आप
कैलकुलेट करेंगे तो 1000 रुपये निकल कर आएगा, तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो अब 1 लाख में आप देखें 24,000 ये कम करने हैं, 12,000 जोड़ने हैं, 30,000 जोड़ने हैं और 1,000 माइनस करने हैं। इन सबको अगर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,17,000 रुपये एडजस्ट करने के बाद। और ये वेट इसको दिया गया है 3, तो ये गुणा करने के बाद हो जाएगा 3,51,000। ये 3 वर्ष की बात हो गई आपकी। अब आ गए हम 2013-14 पे। इस साल का नेट प्रॉफिट देखते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपने कॉपी करा होगा, तो उसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 माइनस प्रबंध के खर्चे जो प्रति वर्ष होंगे, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट की लागत है ये, माइनस के 24,000 रुपये। अब चूंकि डेप्रीशिएशन जब प्लांट की कीमत बढ़ गई 30,000 रुपये से, तो उस पर डेप्रीशिएशन तो प्रति वर्ष होता है, तो प्रति वर्ष लगाएंगे। अब देखिए 30,000 बढ़ गए, 1,000 का डेप रख गया, तो वैल्यू बची 29,000 रुपये। कितनी बची समझ लें, 30,000 का प्लांट हमने बढ़ा दिया है, 1,000 ह्रास लग गया, डेप्रीशिएशन लग गया, तो वैल्यू कम हो गई, 30 में से 1 चला गया, 29,000 बचे। तो अब 29,000 पर हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे और 10% बताया गया है, तो ये हो गया 2,900 रुपये और इससे लाभ हमारा कम हो जाएगा। तो 1,50,000 में 24,000 और 2,900 रुपये ये हम कम कर देते हैं, तो बचेंगे आपके 1,23,100 रुपये। इसको वेट 4 दिया गया है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 492,400। क्वेश्चन को साथ साथ करते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम इन वेट्स को जोड़ लेते हैं, जो 1 2 3 देखें आप 2 से, ये 1 वेट, ये 2 वेट, ये 3 वेट, ये 4 वेट, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है जो गुणा करें हमने उसको भी जोड़ लेते हैं, आ जाएगा 10,96,400 रुपये। अब हम अपनी पहले निकाल लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो ये जो प्रोडक्ट आया है 10,96,400, थ्योरी में हमने पढ़ा था, वहाँ पे फॉर्मूला लिखा था इसका। तो ये जो प्रोडक्ट आया इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, वेट है 10 टोटल, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 10,96,400। ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना रह गया, गुडविल। तो गुडविल कितनी हो जाएगी अब आपकी, ये जो वैल्यू आई है 10,96,400, इसको गुणा करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 3 वर्ष का क्वेश्चन में कहा गया था, 3 वर्ष के हिसाब से गुणा करना है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,28,920। ये हमारी गुडविल निकल कर आ गई। तो इस तरह से ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा ये हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बार बार इस क्वेश्चन को करिएगा तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, समझ लें आप। नीचे इंग्लिश में है, ऊपर हिंदी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए मोहन की आय का वर्षानुसार परिणाम दे रखा है। तो इसमें आप देखेंगे कि 5 वर्षों का आपको प्रॉफिट दे रखा है, एक आध वर्ष में नुकसान भी, लॉस भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, वो भी दी गई है आपको।
इसको सोहन जो है वो सोहन खरीदना चाहता है, इसको सोहन खरीदना चाहता है। तो ये मोहन की डिटेल्स दे रखी हैं सब आपको कि 5 वर्षों का प्रॉफिट और लाभ हानि दे रखा है और ख्याति की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर करनी है। दुगने करनी है, 2 से गुणा करी जाएगी। क्वेश्चन को आप समझ लें, पहले पढ़ लें, कॉपी कर लें। तो हम शुरू करते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। पहले हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उसको देख लेते हैं। 2009 और 10। तो अब आपको क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉफिट हमें दिया गया है 2009-10 का है 50,000 रुपये। प्रॉफिट 2010 और 11 का दिया हुआ है 60,000 रुपये। प्रॉफिट 2011 और 12 का दिया गया है 90,000 रुपये। लेकिन इस 11-12 में कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे देखिए पॉइंट, मोहन ने 10, 11, 12 में सट्टे की प्रकृति के एक साहस में 30,000 रुपये कमाए थे। कुछ सट्टेबाजी करी होगी ना, 30,000 रुपये कमाए थे। इस लाभ में से 20,000 उसी वर्ष में उसके लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर दिए गए और 10,000 के लाभ की उसकी लेखा पुस्तक में कोई प्रविष्टि नहीं हुई। यानी कि 30,000 कमाए थे उसने, तो 20,000 की तो उसने रिकॉर्ड कर ली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 10,000 का कुछ नहीं करा। तो ये सट्टे की जो रकम है हमें देखना है, ये प्रतिवर्ष तो नहीं होगी। ये तो इन्होंने सट्टेबाजी करी तो इस वर्ष इन्हें प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रतिवर्ष तो ये ऐसे काम नहीं होगा। तो इसलिए जो प्रतिवर्ष नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो उसको हम हटा दिया करते हैं। तो ये प्रॉफिट जोड़ दिया होगा, लाभ जोड़ दिया है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं इसमें से। तो ये माइनस कर दिया इसमें नॉन रिकरिंग। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, इनकम है जो हर वर्ष नहीं होगी। तो 20,000 रुपये क्योंकि रिकॉर्ड में लिख दिए थे, तो ये 20,000 रुपये इसमें से ये हमने कम कर दिए। तो जैसे ये प्रॉफिट 50,000 था ही, कोई परेशानी नहीं थी, इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं थी, 60,000 था और ये हमारा हो गया 70,000। तो जो प्रतिवर्ष चीज़ नहीं होती है, कभी कभी होती है, नॉन रिकरिंग होती है, जो कभी कभी हो रही है, उसको हम उल्टा कर देते हैं। अगर माइनस हो गया है तो प्लस कर देंगे, प्लस कर दिया गया है तो माइनस कर देते हैं। अब हम अगले वर्ष का प्रॉफिट देखते हैं 2012-13 का। इसमें देखिए लॉस दे रखा है, लॉस है 5,000, यानी कि प्रॉफिट लिख देंगे तो माइनस का साइन लगा सकते हैं, माइनस का लॉस, यानी कि तो ये 5,000 रुपीज़ हमने लिख दिए हैं। जो प्रॉफिट हुआ है 2013 और 12-13 में। अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, एक तरीके से लॉस है, तो इसलिए हमने लॉस को यहाँ पे प्रॉफिट लिख के यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया है। अब 12-13 में देखते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में 12-13 में आग द्वारा मशीन नष्ट हो गई, 60,000 की हानि की टर्मिनल ह्रास के रूप में 12-13 वर्ष के लाभों में से पूर्ति की गई। यानी कि 60,000 रुपये का इनका नुकसान हो गया। लेकिन आग क्योंकि प्रतिवर्ष तो लगेगी नहीं, तो वो नॉन रिकरिंग इनकम है कि हर प्रतिवर्ष नहीं होगी, तो इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। यानी कि अगर ये नुकसान नहीं होता तो हमारा 60,000 का फ़ायदा हो जाता, इसलिए हम इसको वापस ऐड कर देंगे। इसमें एबनॉर्मल जो लॉस हुआ है और इसको हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे 60,000 रुपये। तो ये 5,000 माइनस के, 60,000 प्लस के, तो 55,000 रुपये हो गए प्रॉफिट के। फिर आया हमारा प्रॉफिट 2013
13 और 14 का लास्ट ईयर है ये। इसमें 60,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है और इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं हुई है, तो ये 60,000 ही रहेगा। अब हम अपना टोटल प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए 500 साल के, तो 50,000, 60,000, 70, 55 और 60,000, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,95,000। फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आप जानते ही कैसे निकालते हैं। ये जो प्रॉफिट आया है 2,95,000 5 वर्षों का है, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो प्रति वर्ष रुपीज़ आ गई ये 59,000 रुपीज़ का औसत लाभ हुआ प्रति वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन में लिख रहा है, देख सकते हैं आप लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट दोबारा देख लेते हैं। देखें आप, मोहन ने एक विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त कर रखी हैं, कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन है ये भी, जो 1,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त करता है। तो वेतन प्राप्त करेगा क्योंकि मोहन था, अब क्योंकि इसको सोहन खरीद रहा है तो 1,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त करता है। सोहन स्वयं ही विशेषज्ञ है। मोहन ने जो पुराना बिजनेस था उसमें उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड पर्सन रख रखा था, तो उसको 1,000 रुपये देते थे ये, तो साल में 12,000 रुपये हो गए। लेकिन अब वो 12,000 रुपये इसको नहीं देने हैं, क्योंकि जो नया ये खरीद रहा है आदमी सोहन, ये खुद ही विशेषज्ञ है और उसे उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ये 12,000 रुपये बच जाएंगे। तो जब 12,000 रुपये आपके बच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 12,000 भी प्रॉफिट में जोड़ देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमारा 12,000 से बढ़ जाएगा। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है 59,000, इसमें हमने एक्सपर्ट्स की सैलरी वापस जोड़ दी है हमने, क्योंकि अब वो बार बार नहीं होगी। 12,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये महीना इंटू 12, तो टोटल सैलरी अब हो गई, टोटल प्रॉफिट हो गया 71,000 रुपये प्रति वर्ष। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयर माइनस करते हैं, क्वेश्चन में 1,500 रुपये प्रति माह दिया गया है, तो इंटू 12 करेंगे तो 18,000 रुपये आ गया। तो ये 18,000 रुपये इसमें से कम कर दिए जाएंगे, तो 53,000 रुपीज़ का आपका औसत लाभ आ गया, पूरा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया एक तरीके से। और अगर हमें गुडविल निकालनी है तो हमें क्या करना है, ये जो 53,000 रुपीज़ आया है इसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से गुणा कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन में 2 वर्ष दिया गया है, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 2 वर्ष लिखा हुआ है, आप ए पॉइंट में दे रखा है औसत लाभ के दुगने के आधार पर करनी है, तो दुगने से 2 से गुणा कर दिया गया, तो हमारा 1,06,000 रुपये का गुडविल निकल कर आ गया। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हमें करनी है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट्स आपको लास्ट 5 ईयर्स के दे रखे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत लाभ यानी कि और 3 वर्ष के परचेज प्राइस से करना है, परचेज ईयर से करना है। तो 5 वर्ष का आपको प्रॉफिट दिया गया है और उसमें हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं इसमें। तो ईयर लिख लेते हैं सबसे पहले,
2009-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 5 वर्ष का प्रॉफिट है। प्रॉफिट लिख लेते हैं हम सारे। 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। इनको हमें भार भी देना है, वेट देना है, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और इनका टोटल करेंगे तो 15 आएगा। अब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब गुणा करेंगे दोनों को, यानी कि प्रॉफिट और वेट को गुणा कर देंगे। प्रॉफिट गुणा वेट, तो 20,000 गुणा 1, 20,000। 24,000 2 को 2 से गुणा करेंगे, 48,000। 30,000 गुणा 3, 90,000। 25,000 गुणा 4, 1,00,000। 18,000 गुणा 5, 90,000। तो टोटल हो गया आपका ये 3,48,000। अब पहले हमें निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो वेट का प्रोडक्ट आया है 348,000 और इसको डिवाइड कर देते हैं वेट के टोटल से, 15 से। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 23,200। अब हमें सिंपल गुडविल निकालनी है। गुडविल को 23,200 जो रुपए आए हैं ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको गुणा कर देंगे। क्वेश्चन में दे रखा है बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज लिख रहा है, देखिए। तो ये भी लिख रहा है 3 वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए। 3 वर्ष से इसको गुणा कर दिया जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 69,600 और ये हमारी गुडविल निकल कर आ गई। देखिए, अब हमने यहाँ पे 5 प्रश्न देखे हैं, 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करे हैं, सॉल्यूशंस करे हैं, सही आराम से करे हैं। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन शुरू होने से पहले आप क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिए, उसके बाद उसे इस वीडियो के साथ साथ देखते हुए सॉल्व करें, तब आपको सही तरीके से इसकी नॉलेज मिलेगी, सही से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।